नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जींद उपचुनाव की जंग में हर दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। शुक्रवार को रणदीप सुरजेवाला ने कैथल पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जींद उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और जींद में कांग्रेस की जीत के साथ ही मनोहर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा के कांटे वाले बयान पर भी उन्होंने चुटकी ली। जींद का उपचुनाव हरियाणा की खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा। जींद उपचुनाव जैसे ही कांग्रेस जीतेगी, खट्टर सरकार 90 दिन के अंदर गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी जनता के आशीर्वाद से। ये जींद की भी आवाज है, पूरे हरियाणा की भी आवाज है, समेत कैथल की। सर, जैसे कि रामविलास शर्मा ने उल्टा को बोला कि तुम्हारा कांटा निकल गया, विपक्ष बड़ा खुश है, क्या करेंगे? आदरणीय पंडित जी रामविलास जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लगता है पंडित जी को से स्लिप ऑफ टंग हो गया। शब्दों की मर्यादा का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको हम साथ लेकर चले। ये तो रामविलास शर्मा जी को पीड़ा होनी चाहिए कि वो सबसे सीनियर थे, फिर भी उन्हें अपमानित करके उन्हें एक छोटा सा कैबिनेट मिनिस्टर बना के साइडलाइन कर रखा है। अब वो अपनी पीड़ा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं? हम उनका बहुत विनम्रता से सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भाषा की शैली को बनाकर रखेंगे। धन्यवाद। और इससे पहले जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में रणदीप सुरजेवाला की एंट्री ने इस चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस का ये कदम रास नहीं आ रहा। मौजूदा विधायक को चुनावी मैदान में उतारने के फैसले को सीएम मनोहर लाल कांग्रेस की हताशा बता रहे हैं, तो सुभाष बराला इसे कांग्रेस का दिवालियापन बताते हैं। लड़ाई में, क्योंकि ये भी एक बड़ा संकट है कि आखिर हरियाणा में मजबूत विपक्ष कौन हो, मान्यता प्राप्त विपक्ष कौन हो। तो ये एक प्रकार का विषय उनकी ओर से मैं कह सकता हूँ, वरना कोई कारण लगता नहीं था कि इस होड़ के अंदर वो एक विधायक को, जो पहले से विधायक हैं, उन्हीं को, सिटिंग विधायक को, कभी आज तक मैंने सुना नहीं है राजनीतिक इतिहास के अंदर कि सिटिंग विधायक को और फिर विधानसभा के चुनाव में, हाँ यदि लोकसभा का चुनाव होता विधायक को उतारा जा सकता है, लेकिन बाई इलेक्शन में एक विधायक को उतारना ये उनकी एक हताशा। कांग्रेस पार्टी को वहाँ कोई अपना स्थानीय उम्मीदवार मिला नहीं। एक विधायक को जब कोई पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो इससे बड़ा दिवालियापन उस पार्टी का हो नहीं सकता। ये लोकतंत्र का एक अपमान उन्होंने किया है। इस प्रकार से इन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके आधार पर वहां की जींद की जनता ये मन बनाएगी कि वास्तव में अगर उनकी कोई सेवा कर सकता है तो डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के सपनों को कोई साकार कर सकता है तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा कर सकते हैं, क्योंकि वही वास्तव में उस सीट पर उनके उत्तराधिकारी। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने अजीबोगरीब बयान दिया। मनीष ग्रोवर का कहना है कि जिस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में होगा उससे वोट मांगने की जरूरत होगी और हम जाएंगे वोट मांगने, चाहे वो डाकू हो या फिर कुछ और। पेश है एक रिपोर्ट। सुना था नेताजी वोट के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, और अब तो हरियाणा के राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने इसे साबित भी कर दिया। न्यूज 18 के खास शो चक्रव्यूह में सवाल डेरा से वोट मांगने को लेकर हुआ, तो मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। समाज में कोई किसी भी की भी रेपुटेशन हो, लेकिन आपको तो उससे वोट चाहिए। उसका वोट कटवा दो, हम नहीं जाएंगे। मतलब कोई चाहे कोई हो, कोई के पास भी वोट मांगने जाएंगे। कोई भाई तू डाके डालता है, ये मैंने नहीं करना ना, मेरे को वोट दे दे। ये तय आपने नहीं, डाके डालना तेरा काम है, वोट मांगना मेरा काम। मैंने मतदाता सूची में मैंने नहीं डाला ना, आपने नहीं डाला। मतदाता सूची में किसी अगर मतदाता, ये चुनाव हत्यारे का नाम होगा, किसी रेपिस्ट का नाम होगा, आप नहीं, मैं कह रहा हूं जाएंगे। मतदाता सूची में अगर वोटर का नाम होगा हम वोट मांगने जाएंगे। कोई, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे कोई हो, चाहे डाकू हो, कोई हो। चक्रव्यूह के मंच पर मनीष ग्रोवर ने नगर निगम चुनाव में हथियार बांटने वाले बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हथियार देने से उनका मकसद सुरक्षा मुहैया करवाना था। दबंग का टाइटल हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों जो आपके भाषण आप मंच पर चढ़कर दे रहे थे चुनाव के दौरान, नगर निगम के जब चुनाव थे, तो कह रहे थे जिसको पैसा चाहिए
उसको पैसा देंगे, जिसको लाठी चाहिए उसको लाठी देंगे, जिसको हथियार चाहिए तो उसको हथियार देंगे। तो हथियार वगैरह की बात तो दबंग लोग ही करते हैं, मंत्री लोग कहाँ करते हैं? नहीं, मैं कोई दबंग ही नहीं। मैं तो एक गांव के लोगों ने एक जो शिकायत रखी मेरे सामने कि यहाँ दबंगई आते हैं, हाथ में हथियार लेकर आते हैं, मतदाता को धमकाते हैं। मतदाता को जो धमकाएगा तो लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। मैंने कहा कि आपको बंदूक दूंगा। जब एक मंत्री ये कहता है कि मैं आपको बंदूक दूंगा तो उसके मतलब मायने ये निकाले जाएं कि मैं आपके साथ पुलिस वाला लगा दूंगा, ये वाला दूंगा। हाँ, ये कहा आपने? बिल्कुल कहा। नहीं, आपने नहीं कहा। यही कहा। क्या कहा? मैं यही कहा कि गरीब आदमी बेशक चुनाव लड़ा, इसके साधन नहीं है। गांव वाले ने कहा दबंगई आते हैं, हमारे मतदाता को धमका रहे हैं। मैं आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपने बयान दिया, उस बयान में आकर आग में घी डालने का काम कैप्टन अभिमन्यु ने कर दिया। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जो भी मनीष ग्रोवर ने किया मैं उसका समर्थन करा। मैं उस बात पे आज भी कायम हूं जो मैंने कहा है। दरअसल मनीष ग्रोवर अब हथियार को लेकर अलग परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा था कि चुनाव में पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, जो भी मांगोगे सब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का पूरा इंटरव्यू देखना ना भूलें आज रात 8:30 बजे मुकेश राजपूत के साथ। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन 2019 को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। मोदी सरकार के फैसले और योजनाओं को गिनाते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे सीना तान कर जा सकते कि एक बेदाग सरकार हमने। दिल्ली के रामलीला मैदान में शुक्रवार को बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। देश भर से हजारों की संख्या में आए बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मोदी सरकार के 4.5 साल के कामकाज की जमकर तारीफ की और 2019 में जीत का दावा करते हुए इस लड़ाई को वैचारिक युद्ध की संज्ञा दी। साथ ही कांग्रेस पर वार करते हुए शाह ने महागठबंधन को ढकोसला करार दिया। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े हैं और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है। एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। अमित शाह ने मोदी सरकार के शासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बताते हुए कांग्रेस और यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला। 10 साल तक घपले घोटाले भ्रष्टाचार का एक सीरियल चला था, बहुत रोचक सीरियल था, दुख होता था। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए थे ये यूपीए की सरकार के अंदर, जो स्वयं बेल पर है, मां बेटा दोनों बेल पर है, जिनके पर 600 करोड़ का नोटिस बकाया इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है, जिन्होंने हड़प की हुई संपत्ति को हाई कोर्ट ने खाली कराने का सरकार को ऑर्डर दिया है। ऐसे श्रीमान राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का प्रहार। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि नीरव चौकसी, अरे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और माल्या क्यों भागे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में क्यों नहीं भागते थे? मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए ये सारी लोन कांग्रेस के जमाने में दी है, मगर उनको भागने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके भागीदार सत्ता पर बैठे थे। चौकीदार सत्ता पर आया, डर पैदा हुआ और बाहर भागे। अधिवेशन में आए हजारों पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राम मंदिर के निर्माण पर बीजेपी की वचनबद्धता को दोहराया और साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है
कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हुई, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों समेत हजारों की संख्या में आए देश भर से पदाधिकारी और बीजेपी के दिग्गज शामिल हुए। शनिवार को पीएम मोदी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत माता की, भारत माता की, वंदे